बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 6 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाज़त, मुसन्निफ़ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज़ नौहीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 6। अक्सर लोग अपनी एक गलती को साबित करने के लिए दूसरी गलती करते हैं। तुम ना करो। अक्सर बुजुर्ग छोटों के हुकूक देने में अपनी तौहीन महसूस करते हैं। तुम महसूस ना करो। छोटों के हुकूक अदा करते रहने ही में बुजुर्गों की अजमत है। वो सर झुकाए हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर अभी तक नींद तारीकी थी। वो वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। वही बावकार आवाज गूंज रही थी, याद रखो, आज तुम्हारा ज़मीर सो जाएगा। कल तुम्हारा बेटा अपनी तमाम हसरतों के साथ खाली हाथ समंदर पार चला जाएगा। सफ़ा नंबर 63। फिर ये ज़मीर तुम्हें बेचैन करेगा। तुम ज़मीर को थपक थपक कर सुलाना चाहोगे, मगर खुद तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। ऐसा वक्त आने से पहले ही मेरा फैसला है कि तुम्हारे ज़मीर अभी रोशन हो जाएं। इसके साथ ही उनके चेहरों की तारीकी दूर होने लगी, चेहरे रोशन होने लगे। वो ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे एक तवील अरसे तक अंधेरों में भटकने के बाद रोशनी का सुराग मिला हो। वही बावकार आवाज गूंज रही थी, ऐ बेटियों के सरपरस्तों, तुम भी सोचो, गौर करो। अगर तुम्हारी बेटी किसी के नाम से कंवारी बैठी रह गई, अपनी जिद पर कायम रही, तो कल दुनिया में उसके साथ तुम्हें भी बदनाम करेगी, तो कल दुनिया उसके साथ तुम्हें भी बदनाम करेगी। इससे पहले कि बदनामी तुम्हारे घर का रास्ता देखे और उसके बाद तुम्हें ज़मीर की आवाज सुनाई दे, इससे पहले ही मैं फैसला सुनाता हूं कि तुम्हारे ज़मीर भी रोशन हो जाए। इसके साथ ही मूना की आपा और बहनों के चेहरे रोशन होने लगे। उन्होंने मुस्कुरा कर मूना की जानिब देखा। मूना ने मुस्कुराते हुए कामरान को देखा। वो सब रोशनी में नहा रहे थे, रंग बिरंगे कुमकुमे जल बुझ रहे थे। ढोलक पर थाप पड़ रही थी और सुहाग के गीत गाने वालों की रस भरी आवाज उभरती जा रही थी। रंग बिरंगे कुमकुमे रोशन थे। घर के अंदर और बाहर मेहमानों की चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में फोन का रिसीवर कान से लगाए कामरान के पापा चीख चीख कर कह रहे थे, भाई क्या करूं? लड़के ने अचानक ही लड़की पसंद की और शादी तय पा गई। कामरान आज से तीसरे दिन चला जाएगा। यूं समझे कि महावरतन नहीं, हकीकतन चट मंगनी और पट बिया का मामला है। आप किसी न किसी तरह हमारी खुशियों में जरूर शरीक हों। सफा नंबर 64। कामरान की मम्मी ने आकर कहा, आप सुबह से फोन करने में मसरूफ हैं, मेरी चारों बहनों को तिला दी है या नहीं? उन्होंने रिसीवर रखते हुए कहा, भाई एक एक को तिला दे रहा हूं। किसी को टेलीग्राम दे दिया जा रहा है, किसी से फोन के जरिए राब्ता कायम किया जा रहा है। जो करीब रहने वाले हैं उन्हें इत्तला देने के लिए आदमी दौड़ाए जा रहे हैं। इतनी जल्दी मैं और क्या कर सकता हूं? तुम्हारी बहनों को भी इत्तला दी जाएगी। चंद लड़कियां कामरान को पकड़कर खींचते हुए ला रही थी। कामरान ने एहतजाज करते हुए कहा, मम्मी ये क्या मुसीबत है? शादी आज हो जाती तो क्या गजब हो जाता? क्या ये फजूल सी रस्में जरूरी है? उसकी मम्मी ने डांट कर कहा, ज्यादा ना बोलो। क्या तुम्हारी जल्दबाजी में हम बाप दादा की रस्मों को भूल जाती? मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ, आज उपटन की रस्म है, कल मेहंदी, परसों तुम्हारा निकाह हो जाएगा।
कामरान ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं? परसों तो एक ही दिन रह जाएगा, दूसरे दिन यहाँ से चला जाऊंगा। दुल्हन का मुंह भी ठीक तरह नहीं देख सकूंगा। लड़कियां उसे खींच कर ले जाने लगी। एक ने कहा, दुल्हन का मुंह देखने के लिए मुंह क्यों बना रहे हो? दूसरी ने कहा, ऐसी भी क्या बेसब्री है, पहले दुल्हन को तो आने दो, जब आएगी तो मुंह देखते ही रह जाओगे। तमाम लड़कियां खिलखिलाकर हंसते हुए से एक कमरे में ले गईं। वहां ढोलक पर सुहाग के गीत गाए जा रहे थे। उसे एक चौकी पर उपटन की रस्म के लिए बिठा दिया गया। अजीब शोर बरपा था। छोटे बच्चे इधर उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे। गोद के बच्चे रो रहे थे। औरतें जोर जोर से बोल रही थीं। कामरान ने एक लड़की की तरफ झुककर आहिस्तगी से कहा, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मेरे काम करोगी? जरूर करूंगी, क्या काम है? सफा नंबर 65। मैं नंबर बता रहा हूं, तुम फोन करो। कहना कि अस्पताल से बोल रही हूं, मोना की नर्स सहेली हो। क्या क्या मोना के घर में फोन है? उसके पड़ोस में है। भाईजान, आप लंदन से आए हैं, यहाँ की रस्मों को भूल गए हैं। बेचारी मोना माइयों बैठी है, अपने घर से नहीं निकल सकती, फिर घर से निकलकर पड़ोस में फोन अटेंड करने कैसे आएगी? क्या फजूल सी रस्में हैं। भाई, इन रस्मों के नाम पर जो भी जुल्म करना है जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो जल्दी कर रहा था। औरतें तो कयामत तक रस्में अदा करती रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहां से निजात हासिल करके तेजी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। फिर फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। राबिता कायम होते ही उसने पूछा, क्या आप मोना के पड़ोसी हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं अस्पताल से डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ। अभी एक जरूरी ऑपरेशन है। मिस मोना ऐसे मौके पर मुझे असिस्ट करती हैं। मेरा तमाम जरूरी सामान उनकी कस्टडी में रहता है। अब मुझे मेरे दस्ताने और मेरे ऑपरेशन के औजार नहीं मिल रहे हैं। प्लीज उन्हें फोन पर बुला दीजिए। सॉरी डॉक्टर, मिस मोना की शादी होने वाली है, वो मायूं बैठी हुई हैं, नहीं आ सकेंगी। जनाब, आप कैसी बातें करते हैं? ये फजूल रस्में एक इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। यह ऑपरेशन के जरिए एक इंसान की जिंदगी बचाना मकसूद है। आप फौरन ही मोना को फोन पर बुलाएं। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ, आप इंतजार करें। सफा नंबर 66। मैं ठीक 5 मिनट के बाद फोन करूंगा। उसने 5 मिनट के बाद दोबारा नंबर डायल किए। राब्ता होते ही उसने पूछा, हेलो, क्या मिस मोना मौजूद है? मैं डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से खलील अहमद की आवाज सुनाई थी। मैं मोना का बहनोई बोल रहा हूँ। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इस अस्पताल में कामरान नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। आप मिस मोना से पूछ लें, वो तस्दीक करेंगी। मैं डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ, आप मिस मोना से पूछ लें, वो तस्दीक करेंगी। वो तो तस्दीक कर रही थी, कामरान का नाम सुनते ही आना चाहती थी, लेकिन रस्म रिवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई है, अपने कमरे से निकल नहीं सकती। कितने अफसोस की बात है, यहाँ एक इंसानी जिंदगी को ऑपरेशन के जरिए बचाने का मसला है और वहाँ आप लोगों को रस्म रिवाज अजीज हैं। मियाँ साहबजादे, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो, 2 दिन सब्र करो। आज और कल की बात है, परसों वो तुम्हारे पास होगी। कामरान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, भाई साहब, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। आज उपटन है, कल मेहंदी है, परसों निकाह पढ़ाया जाएगा। आप सोचें, हम जी भर के बातें भी नहीं कर सकेंगे। फोन पर तो बातें करने का मौका दिया जाए। मुझे अफसोस है, मशरक़ी रस्म रिवाज औरतों के हाथों में होते हैं। ऐसे वक्त हमारी एक नहीं चलती।
तुम फोन करते करते थक जाओगे। मोना को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। रिसीवर रख दिया गया। उसने भी झुंझला कर रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया। गुस्सा दिखाने से क्या हो सकता था। ऐसे ही वक्त तदबीरें नाकाम होती हैं तो यकीन करना पड़ता है कि तकदीर कोई चीज है, जो नसीब में लिखा होता है वो ही पेश आता है। वो सब्र कर बैठ गया। सफा नंबर 67। अल्लाह अल्लाह करके रस्म रिवाज के 2 दिन किसी तरह गुजर गए। तीसरे दिन वो बारात का दूल्हा बनकर मोना के दरवाजे पर पहुंचा। वहां भी दस्तूर के मुताबिक सब्र करना पड़ा। पहले तो उसने जिद की थी कि सुबह बारात जाएगी ताकि दोपहर तक उसे ब्याह कर ले आएगा, लेकिन दोनों खानदानों में मगरिब के बाद निकाह पढ़ाने की रिवायत चली आ रही थी। लिहाजा मगरिब के बाद काजी साहब का इंतजार होने लगा। पता चला वो दूसरी जगह निकाह पढ़ाने गए हैं। जब आए तो इशा का वक्त हो चुका था, लिहाजा वो नमाज पढ़ने चले गए। रात के 10 बजे निकाह पढ़ाया गया। 12 बजे तक दूल्हा और दुल्हन की तरफ से आने वाले खाने पीने में मसरूफ रहे। 1 बजे तक दुल्हन वालों की तरफ से रस्में अदा होती रहीं। 1:15 पर रुखसती हुई। जब वो मोना को लेकर घर पहुंचा तो 2 बज रहे थे। वहां भी कुछ रस्में बाकी थी। उसने झुंझला कर कहा, अब कोई रस्म अदा नहीं होगी। उसके झुंझलाने से क्या होता था, असल रस्म तो यही थी। तमाम रिश्तेदारों को पहले दुल्हन का मुंह दिखाया जाता है, फिर उसे सुहाग की सेज पर पहुंचाया जाता है। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी इसलिए बच्चों वाली औरतें अपने अपने बच्चों को जहां जगह मिल रही थी वहां सुला रही थी। मकान के हर कमरे में मेहमान भरे हुए थे। बच्चे जा बजा सो रहे थे। चंद लड़कियां दुल्हन को अपने हिसार में लेकर सुहाग के दरवाजे पर तक पहुंची। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी। कामरान एक तरफ खड़ा इंतजार में था कि वो हटे तो कमरे में जाएगा। उसी वक्त आपा के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी मम्मी और दूसरी औरतें कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। उसने जीने पर आकर नीचे ड्राइंग रूम की तरफ झांकते हुए पूछा, क्या बात है? आपा ने अपने सीने पर 2 हथड़ मारते हुए कहा, मेरा बच्चा, न जाने मेरा बच्चे कहाँ गुम हो गया है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। बच्चे को आपकी गोद में होना चाहिए। अगर इस भीड़ में उसे कहीं सुला दिया तो जरा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए अभी याद आ जाएगा। उसके पापा ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, रोने से बच्चा नहीं मिलेगा, अपने दिमाग को पूरी तरह पुरसकून रखो। हो सकता है बच्चा बदल गया हो, कोई दूसरी बच्चे वाली तुम्हारे बच्चे को ले गई और अपना बच्चा यहाँ छोड़ दिया हो। सफा नंबर 68। सब आपा को तसल्लियां दे रहे थे। कुछ औरतें बच्चे को तलाश कर रही थी और कुछ मर्द उन बच्चे वाली औरतों के यहाँ गए थे जो शादी में शरीक होने के बाद थोड़ी देर पहले अपने घरों को गई थी। ख्याल था उनमें से किसी के पास आपा का नन्ना होगा। कामरान अपने बेडरूम की तरफ आया। लड़कियां दुल्हन को सीट पर बिठाकर बाहर आ गई थी और उसकी तरफ देखकर खिलखिला रही थी, मुंह छुपाकर हंस रही थी। वो जल्दी जल्दी चलता हुआ कमरे में आया, फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हर आहट पर दुल्हन सिमट रही थी, शर्मा रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, लंदन जाने वालों के लिए कहावत है कि वो 7 समंदर पार जाते हैं। जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, इतने पापड़ नहीं बेले। आज पता चल रहा है कि 7 समंदर पार करने के बाद तुम्हारे पास आया हूं। वो उसके करीब सीट पर बैठ गया। मोना हया से सिमटने लगी। कामरान ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली, फिर उसमें से अंगूठी निकालते हुए कहा, हम जल्दी जल्दी सारी रस्में अदा करेंगे। मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूँ, तुम मुझे घूंघट उठाकर फौरन ही चेहरा देखने की इजाजत दो, वरना कोई नई मुसीबत नाजिल ना हो जाए।
मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि दुल्हन को अंगूठी पहनाते वक्त उसके हुस्न की तारीफ किस तरह करनी चाहिए। उसने जल्दी से अंगूठी पहना दी, फिर उसके घूंघट को उठा दिया। वो सर झुकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। उसने थोड़ी को छूते हुए चेहरे को उठाते हुए कहा, उफ, कितनी हसीन लग रही हो। तुम तस्वुर में दुल्हन बनकर आई थी, मगर तस्वुर फीका पड़ गया है। इतनी हसीन लग रही हो, इतनी हसीन लग रही हो कि कमबख्त कोई शेर भी तो याद नहीं आ रहा है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। कामरान ने अपनी दोनों हथेलियों में उसके चेहरे को सजा दिया, फिर कहा, मोना, मैं तुम्हें छूकर, तुम्हें समेटकर यकीन करना चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। मैंने तुम्हें पा लिया है और अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। ये कहते हुए वो जरा करीब होने लगा। उसी वक्त बाहर से एक चीख सुनाई दी। उसकी आपा धाड़े मार मार कर रो रही थी और चीखें मार मार कर कह रही थी, हाय मैं लुट गई, हाय मेरा बच्चा, हाय मैं किससे फरियाद करूं। सब मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। कोई कहता है कोई बच्चे वाली मेरी जिगर के टुकड़े को भूल कर ले गई है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई उसे चुरा कर ले गया है, किसी ने अगवा कर लिया है। हाय कितना खूबसूरत था, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, किसके दरवाजे पर सर पटकूं, किसके दरवाजे पर सर फोड़ूं। कामरान ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर हसरत से मूना को देखा। मूना ने झुकी झुकी नजरों से ज़ेरे लब कहा, आपको बाहर जाना चाहिए, अपनी आपा को तसल्ली दीजिए। वो उठकर खड़ा हो गया, झुंझला कर बोला, उफ, समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है। ये लोग दुश्मन बन गए हैं या तकदीर दुश्मनी पर तुल गई है। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ दरवाजे तक आया, फिर एक झटके से उसे खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसकी आपा ने अपने सीने पर दो हत्थड़ मारते हुए कहा, हाय ये कैसा जमाना है, भाइयों का खून भी सफेद हो गया है। यहाँ मेरा बच्चा गुम हो गया और ये दुल्हन के नाज नखरे उठा रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्या दुल्हन भागी जा रही है? मेरे बच्चे को लेकर जाने कौन भागा जा रहा होगा। इतनी भी मुरवत नहीं है कि बाहर जाके उसे तलाश कर सको। कामरान ने करीब आते हुए कहा, आपा जाने कितने लोग उसकी तलाश में गए हैं, फिर मेरा जाना क्या जरूरी है। आपा ने बड़े जोर से हाय कहकर सीने पर दुहत्तड़ मारे, फिर कहने लगी, तुम बाई हो या कसाई हो? खुदा न खास्ता किसी ने मेरे बच्चे को मार डाला तो तुम्हारी आंख से तो एक आंसू भी नहीं टपकेगा। तुम दुल्हन के साथ कह कह लगाते रहोगे। सफा नंबर 70। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे कामी, बहन की तसल्ली के लिए तलाश करने चले जाओ। और भी बहुत से लोग गए हैं, लेकिन तुम बच्चे के मामू हो, तुम उसे अपना फर्ज समझकर तलाश करोगे। औरतें कुछ न कुछ बोलने लगी और वो भी उसको देखकर, वो कभी उसको देख रहा था, कभी उसको देख रहा था और कभी हसरत से कमरे के अंदर सेज पर बैठी हुई दुल्हन को देख रहा था। फिर वो कुछ सोचकर तेजी से चलता हुआ मोना के पास आया। एक झटके से उसकी कलाई को थाम कर बोला, चलो उठो, मेरे साथ चलो। मोना ने हैरानी से आंखें फाड़ कर उसे देखा। उसने कहा, तुम मेरी शरीक हयात हो, मेरे हर मामले में शरीक हो। अगर मैं बच्चे को तलाश करने जा रहा हूं तो तुम भी मेरे साथ चलने तलाश करने उसे निकलोगी। मैं तुमसे एक पल के लिए जुदा नहीं हो सकता। हमारी इस दवाजी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, लिहाजा जो भी लम्हा गुजरेगा वो तुम्हारे साथ गुजरेगा, चाहे वो बच्चे की तलाश ही में गुजरे। ये कहता हुआ उसे खींचता हुआ वो कमरे से बाहर आया। औरतें कहने लगी, हाय हाय ये क्या कर रहे हो, दुल्हन को इस वक्त कहाँ लेके जा रहे हो? उसने गरज कर कहा, खबरदार, कोई हमारे मामले में मुदाखलत ना करे। जब तक मैं अपने भांजे को तलाश नहीं करूंगा उस वक्त तक दुल्हन के साथ वापस नहीं आऊंगा। वो इसी तरह मोना को खींचते हुए जीने से उतरने लगा। नीचे ड्राइंग रूम में उसकी मम्मी और पापा ने कहा, बेटे ये क्या कर रही हो, दुल्हन को कहाँ ले जा रही हो?
अपने भांजे को तलाश करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो बहन के ताने सुनता रहूंगा। पापा, गाड़ी की चाबी दीजिए। वो तो तुम्हारे बहनों ही ले गए हैं। उसी वक्त बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो सब दौड़ते हुए बाहर आए। दुल्हन भी अपने दूल्हे के साथ थी। उसका बहनोई गाड़ी में वापस आया था और मायूसी से कह रहा था, कहीं पता नहीं चल रहा, खुदा जाने मेरे बच्चे को कौन ले गया है। कामरान ने पूछा, क्या आपको इन तमाम बच्चे वाली औरतों के नाम और पते मालूम हैं? उसके बहनोई ने अपनी जेब से एक बड़ा सा कागज निकालते हुए कहा, मैंने ये सारे नाम और पते नोट कर लिए हैं। इनमें से चंद औरतों से पूछ भी चुका हूँ। उनके पास हमारा बच्चा नहीं है। बाकी औरतें अभी अपने घर नहीं पहुंची हैं। कामरान ने इस फहरिस्त को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, ये 20 औरतों के नाम और पते हैं। उसके बहनोई ने कहा, 8 औरतों से मुलाकात कर चुका हूँ। मैंने उनके नाम और पते काट दिए हैं। बाकी 12 औरतों में से कुछ अपने घर नहीं पहुंची हैं। कुछ के मुतालिक मालूम हुआ है कि वो कोई दूसरी शादी अटेंड करने गई हैं। जहां शादियां अटेंड करने गई हैं वहां के पते भी मैंने कागज के पीछे लिख दिए हैं। क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था, मैं जल्दी में खाली जेब गया था, इसलिए कुछ रकम लेने आया हूँ। कामरान ने अपने बहनोई से चाबी ली। हम तलाश करेंगे, आप फिक्र ना करें। अगर आप तलाश करना चाहें तो अपनी मोटरसाइकिल ले जाएं। चलो मुन्ना बैठो। चलो मुन्ना बैठो। मुन्ना नई नवेली दुल्हन थी। एक तो वैसे भी शर्मीली थी, उस वक्त शर्म से दोहरी हो रही थी। कार का दरवाजा खुलते ही बैठ गई। कामरान ने दूसरी तरफ से आकर स्टीयरिंग सीट संभाली, उसे स्टार्ट किया। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, जरा रुक जाओ, हम भी चलते हैं। उसने गाड़ी के मकान के अहाते से निकालते हुए कहा, जिसका साहस होना चाहिए वो मेरे साथ है और किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज हमारी गाड़ी में कोई ना आए। वो अहाते के बाहर आया और उसे ड्राइव करता हुआ पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगा। कार के अंदर गहरी खामोशी थी। दुल्हन चुप थी। वो बेचारी भला क्या कह सकती थी। सफा नंबर 72। सुहाग की सीट से जबरदस्ती उठाकर लाई गई थी। किसी को काल कोठरी से निकालकर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए तो वो जिस्मानी अजियत में मुब्तला होगा, लेकिन सुहाग की सीट से नई नवेली दुल्हन को उठाकर लाया जाए तो वो जहनी अजियतों में मुब्तला हो जाती है। उसकी अजियतों को कोई नहीं समझ सकता था। शायद कामरान भी यही सोच रहा होगा, इसलिए गुमसुम था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था नई दुल्हन को किस तरह तसल्लियां दे या अपनी हसरतों का किस तरह मातम करे। वो पेट्रोल पंप पहुंचकर रुक गया। टंकी फुल करने का ऑर्डर दिया। फिर एक सर्द आह भर कर बोला, हमारी तकदीर हमारे साथ बहुत ही भयानक मजाक कर रही है। उसने मोना को देखा। उसका निस्फ चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। प्लीज मोना, घूंघट उठा लो, मुझे जी भर कर देख लेने दो। रात का पिछला पहर है और हम हैं, फिर मैं कहाँ और तुम कहाँ। उसकी बात सुनते ही वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मेहंदी वाले खूबसूरत हाथ आंसुओं को छुपा रहे थे, लेकिन मोहब्बत की आंख से निकलने वाले आंसू कामरान के दिल में टपक रहे थे। उसने कार के बाहर देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, मोना, ये क्या, तुम हिम्मत हार जाओगी तो कल कैसे जा सकूंगा। देखो वो लड़का पेट्रोल के पैसे लेने आ रहा है, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। जल्दी से आंसू पोंछ लो। मोना ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। वो पेट्रोल की रकम अदा करने लगा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसे आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये आजकल की औरतें माएं बनती हैं, लेकिन शादी ब्याह के मौकों पर मेकअप करने, ढोलक बजाने, नाचने गाने के दौरान अपने बच्चों को भूल जाती हैं। किसी भी कमरे में डाल देती हैं कि बच्चा सोता रहे, उसके बाद भूल जाती हैं। आपा ने यही किया और हम पर बड़ा एहसान किया। वो एक बच्चे वाली के मकान के सामने रुक गया। गाड़ी का हॉर्न बजाया, फिर उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी।
رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اتنی رات کو سبھی سوتے ہیں، ان کی طرح کچھ بدنصیب جاگتے ہیں۔ بہرحال مالک مکان نے دروازہ کھولا، پھر کامران کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے دولہا دلہن اتنی رات کو یہاں کیسے؟ صفحہ نمبر 73۔ میری بہن کا بچہ گم ہو گیا ہے، سوچا شاید آپ کی وائف بھولی سے اٹھا لائے ہوں۔ ہمارے ہاں آپ کا بچہ نہیں ہے، میری بیوی اپنی گود میں اپنا ہی بچہ لے کر آئی ہے، تم چاہو تو گھر میں آ کر دیکھ سکتے ہو۔ آپ پر بھروسہ ہے، ہم تو صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ شاید بھول سے بچہ بدل گیا ہو۔ بہرحال زحمت دی، معافی چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ کار میں آ کر بیٹھنے لگا۔ مالک مکان نے دور سے کار کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، یہ دلہن کو ساتھ لے کر گھوم رہے ہو؟ جی ہاں، سہاگ رات یوں بھی گزاری جاتی ہے۔ وہ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے مونا کی طرف دیکھنے لگا۔ کار کی اندرونی لائٹ روشن تھی، اس کا چہرہ صاف طور سے نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، ایسی من موہنی، ایسی دل نشیں تھی کہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو نہ کر سکا۔ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں تقدیر کو یہ بھی منظور نہ ہو، ادھر میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لوں اور کوئی نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ ہنائی ہاتھ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اب سے پہلے اس نے نرمی اور گرمی کو ایک سنگم پر محسوس کیا ہو۔ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی ایک ایک رگ میں یہ سوال لہو کی طرح دوڑ رہا تھا، مچل رہا تھا کہ جب یہ ہاتھ ایسا ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ گھونگھٹ کے سائے میں ہنا کی تلسماتی مہک تھی، یوڈی کلون کی مسحور کن خوشبو تھی، گلاب تھا، چمبیلی تھی، ایک رات کی سہیلی تھی، مگر اس سہیلی تک پہنچنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس نے مونا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی بے قراری سے کہا، صفحہ نمبر 74۔ چلو ہم قبرستان میں چلتے ہیں۔ مونا ایک دم سے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں مونا، وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے مردہ ضمیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اس شہر خوابیدہ میں کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا، کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ دلہن کے گھونگھٹ تک پہنچنے کے لیے مقدر سے اجازت نامہ لائے ہو یا نہیں۔ مونا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس کے آنسو گرم تھے، اندر کی آگ سے ابل کر آئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم زندہ انسان اپنے گھروں میں دروازے بناتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اندر چلا آتا ہے یا باہر نکل جاتا ہے۔ شہر خوابیدہ کے کسی گھر کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چلو ہم اس شہر بے خبراں اور شہر امن و امان میں چلیں، شہر امن و امان میں چلیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ کوئی کار کی باڈی کو ٹھونکتے بجاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس عورت کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ وہ دونوں جاگتی آنکھوں کے خواب سے چونک گئے۔ کار کی کھڑکی سے ایک حوالدار جھانک رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تم کون ہو اور یہ عورت کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی دلہن ہے، پھولوں سے لدی ہوئی ہے، اور ہاں سونے کے زیورات تو بہت زیادہ ہیں، اسی لیے بھگا کر لائے ہو۔ ارے بے وقوف بھگوڑے، جب لے کر بھاگنا ہی تھا تو پہلے سوچ لیتے کہ بھاگ کر کہاں جانا ہے، ایسی بھی کیا بے صبری کہ سڑک کے کنارے ہی رک گئے۔ مونا پر کیا گزر رہی تھی اور پولیس والا کیا سمجھ رہا تھا، اسے اپنی توہین کا احساس ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر رونے لگی۔ حوالدار نے کہا، نہ بیوی نہ، اب رونے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے،
हम इस बदमाश को ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हमारे साथ चलो थाने, हमारे साथ थाने चलो। पार्ट 6 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब इजाजत का बक़िया हिस्सा पार्ट 7 पर समाअत फरमाइए। शुक्रिया।